यूपी में बीजेपी की इस करारी हार की अब चौतरफा समीक्षा शुरू हो गई। आखिर क्या है बीजेपी के इस करारी हार की वजह? हम भी समझेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसने बीजेपी को यहां लाकर खड़ा कर दिया है। क्या सचमुच बीजेपी इस तरीके से इस बुरी हालत में इसलिए पहुंची है कि वो अहंकार में थी? इसके अलावा यह भी जानिए कि मायावती ने आज जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने अपने इस बुरे प्रदर्शन का ठीकरा कुछ हद तक मुसलमानों के सर भी फोड़ा है कि आखिर बीएसपी की इतनी बुरी हालत क्यों हुई है और अब आगे का बीएसपी के लिए क्या है रोड मैप, ये भी समझेंगे। और अखिलेश यादव के लिए क्या है इस चुनाव में, कैसे वो मैन ऑफ द मैच बन के उभरे हैं, ये भी समझेंगे। तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 से गिरकर 33 पर आ गई है। सहयोगियों के साथ 36 सीटें हैं, लेकिन 44 सीटें बीजेपी के खिलाफ हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी इस हाल में पहुंच गई? चर्चा कई बातों की रही। पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश का पीडीए चल निकला। पीडीए चलने का मतलब यह हुआ कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका था पिछले 2 चुनाव से, जिसने बीजेपी को झोली भर के वोट दिया था, वो था गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित। लेकिन इस बार ओबीसी की ये तमाम जातियां और इसका एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी से निकलकर सीधे इंडिया गठबंधन के पास चला गया, जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य और साथ साथ दलितों में भी देखें तो पासी, जो गैर जाटो बिरादरी है, वो एक बड़ी बिरादरी है तादाद के लिहाज से, वो भी शिफ्ट हुई। जो ईबीसी कही जाती है, यानी कि और अति पिछड़ी जातियों में जो आते हैं, निषाद, जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक बन चुका था, उसमें बड़ी सेंध लगी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो बीजेपी के पास ओबीसी के बड़े बड़े चेहरे थे, वो खुद चुनाव में मुंह की खा बैठे। संजय निषाद, उनका बेटा प्रवीण निषाद, बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए। ओम प्रकाश राजभरों के सबसे बड़े नेता, और उनका बेटा अरविंद राजभर घोसी से चुनाव हार गए। बीजेपी ने जितने पिछड़े उम्मीदवार उतारे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जितने पिछड़े उम्मीदवार उतारे, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 80 से भी ज्यादा है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने चुन चुनकर उन जगहों पर कुर्मी, शाक्य और कुशवाहा उम्मीदवार उतारे जो कभी बीजेपी का गढ़ था, और 10 कुर्मी उम्मीदवार अकेले समाजवादी पार्टी ने उतारा। शाक्य, कुशवाहा, इन उम्मीदवारों को जगह दी और उसमें से ज्यादातर जीत करके आए। अयोध्या, जो कि हिंदुत्व की बीजेपी की प्रयोगशाला थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जो नया प्रयोग किया, अयोध्या यानी कि फैजाबाद के वो तमाम इलाके जहां पासी बिरादरी की तादाद सबसे ज्यादा है, अखिलेश यादव ने वहां सामान्य सीट पर पासी चेहरे को उतारा, अपने पुराने चेहरे को। और पूरे अगर आप अवध के इलाके को देख लें और अवध से लेकर प्रयागराज तक के इलाके तक चले जाएं, तो जो तमाम बड़े दलितों में पासी चेहरे थे, अखिलेश यादव के साथ सब के सब बने रहे और सभी चुनाव जीते। अवधेश प्रसाद अयोध्या से यानी कि फैजाबाद से चुनाव जीते। आरके चौधरी मोहनलालगंज से चुनाव जीते। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कौशांबी से भी बड़ा पासी चेहरा चुनाव जीता। तो कुल मिलाकर के ओबीसी और दलितों का जो वोट बीजेपी का कभी हुआ करता था, वो लगभग शिफ्ट कर गया, और ये हार की एक बड़ी वजह रही। लोगों को हिंदुत्व के ऊपर रोजगार का मुद्दा, लोगों के लिए हिंदुत्व के ऊपर संविधान का मुद्दा, आरक्षण बदलने का जो नैरेटिव चला था वो मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हावी रहे। और हारने की जो वजह है, उसके पीछे का जो नैरेटिव बना, दरअसल वो इन्हीं मुद्दों ने बनाया।
ग्राउंडस्वेल आप इस बात से उसका अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जो लीड थी वो 4.25 लाख से घटकर 1.5 लाख रह गई। राजनाथ सिंह की लीड 3.5 लाख से घटकर 1.25 लाख के आसपास पहुंच गई। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगता है कि किस तरीके से एक माहौल बीजेपी के खिलाफ बन चुका था। हालांकि बीजेपी बहुत हद तक इसे रोकने में कामयाब रही, तब जाकर के वो आज लगभग बराबर बराबर की सीटों पर मौजूद है। हालांकि अभी भी बराबर नहीं है, बीजेपी नीचे है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक तरीके से राह दिखा दी कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है। और अब हम आपको बताते हैं अखिलेश यादव की भूमिका। दरअसल अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। मैन ऑफ द मैच इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी को किसी ने बहुमत पाने से रोका है तो उसमें सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का है। हालांकि इस बार बीजेपी की को उम्मीद बंगाल से भी थी और ममता बनर्जी भी वहां डटकर लड़ी, लेकिन कहा यह जा रहा था, यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी लोग थे वो अपने लिए 40 से ज्यादा सीटें नहीं मान रहे थे। और जीती कितनी अगर देखेंगे तो 44। यानी कि वो एक ग्राउंड स्वेल था, एक लहर थी जिसे शायद सपा के लोग भी या फिर इंडिया अलायंस के लोग भी उस तरीके से नहीं पकड़ पाए। लेकिन जिस तरह की भीड़, जिस तरह की रैलियां हुई, उसने ये बता दिया था कि इस बार कुछ मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। बीजेपी हालांकि इसे लास्ट तक नकारती रही। उसे लगता था कि उसका अपना जो वोट बैंक है वो नहीं टूटेगा, लाभार्थियों का जो एक बड़ा तबका उसके साथ है वो हर हाल में खड़ा रहेगा, महिलाओं का वोट उसे ही मिलेगा। लेकिन इस बार युवाओं की नाराजगी, जो यूथ अनरेस्ट है, उसने भी बड़ी भूमिका निभाई। और यूथ अनरेस्ट इसलिए क्योंकि ये सभी बिरादरियों में मौजूद रहा। इस बार बीजेपी को सचमुच गंभीर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले 2.5-3 सालों में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होंगे और अगर यही हाल रहा और पीडीए का इस फॉर्मूले की काट बीजेपी ने नहीं निकाली तो 2027 में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या बीजेपी इसका कोई सबक लेगी, ये देखना होगा। लेकिन इस चुनाव ने यह जता दिया है कि उत्तर प्रदेश अब बीजेपी के लिए उस तरीके से अश्वमेध का घोड़ा नहीं रहा जो वो पिछले 10 सालों से मानती रही है। अब अगली खबर। और अब बात मायावती की। मायावती की पार्टी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हालत यह है कि बीएसपी का वोट बैंक घटते घटते लगभग 8% पर आ गया। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछली बार भी जितनी बसपा को वोट आई थी उसका भी 1/3 हिस्सा इस बार निकल गया। मायावती के लिए सबसे बुरा दौर इसलिए क्योंकि इस बार जिन 80 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक भी सीट जीतना तो दूर नंबर 2 तक बसपा नहीं पहुंच पाई। जिन 10 सीटों पर पिछली बार गठबंधन करके बसपा जीती थी, उन 10 सीटों में सभी सीटों पर या तो वो तीसरे नंबर या फिर कुछ सीटों पर वो चौथे नंबर पर आई है। तो ये उस बीएसपी का हाल है जिसने कभी उत्तर प्रदेश में 3-3 सरकारें चलाई थी। मायावती एक वक्त की सबसे दबंग और सबसे आयरन लेडी के तौर पर जाने जाने वाली ऐसी महिला मुख्यमंत्री थी जिसकी चर्चा लॉ एंड ऑर्डर के लिए देश भर में होती थी। लेकिन मायावती से बीजेपी का टैग ऐसा चिपका कि अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट के बाद आज मायावती ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज में इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं कि उनकी हार की वजह क्या है, आखिर पार्टी इतने बुरे दौर में क्यों जा रही है। लेकिन उनके हार की एक वजह जो उन्होंने लिखी वो बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में थी और उन्होंने लिखा कि बीएसपी ने मुस्लिम समाज पर इतना भरोसा किया और उन्हें सबसे ज्यादा टिकट भी दिए, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इसलिए अब आने वाले वक्त में उन्हें मुसलमानों की जो सियासी भागीदारी बीएसपी में होती है उसे लेकर सोचना होगा। यानी कि अपने इस खराब प्रदर्शन का पूरा ठीकरा मायावती ने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके सर फोड़ दिया है।
सच्चाई यह भी है कि उनका अपना मूल वोटर भी उनसे दूर हुआ है। और जब ये पूरे रिपोर्ट्स आएंगे वोट प्रतिशत के, तो शायद उसमें ये रिफ्लेक्ट भी होगा। लेकिन एक बात मायावती ने जरूर दूरदर्शिता से देख ली, वो ये कि उनके भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च करने का शायद वो टाइम गलत हो गया और उन्होंने उसे बीच से ही विड्रॉ कर लिया था। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जब रिजल्ट आया तो उस नगीना सीट को आप देखें, जहां से उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने अपनी रैलियों की शुरुआत की, जहां एक तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में मायावती ने अपनी विरासत अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च किया था। और जब रिजल्ट आया तो पता यह चला है, साफ साफ ये दिख रहा है कि नगीना, वो सीट जहां से कभी मायावती ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत की थी, वहां पर न सिर्फ चौथे नंबर पर बसपा रही, न सिर्फ रावण ने वहां चंद्रशेखर आजाद रावण ने वहां 1.5 लाख से ज्यादा की जीत दर्ज की। अगर आप दोनों के वोट का अंतर देखेंगे तो आपका सिर घूम जाएगा। बीएसपी को सिर्फ 13,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं उस पूरी लोकसभा में, जबकि चंद्रशेखर रावण और बीएसपी के बीच का जो गैप है वोट का, वो 5 लाख का गैप है, 4,99,000 से ज्यादा का गैप है। यानी कि बीएसपी के पूरे मूल वोटर को, पूरे वोटर को चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथ नगीना में शिफ्ट करा लिया। हालांकि उसके बाद 2 चरणों तक आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को शायद ये अंदाजा हो गया था कि आकाश आनंद को लॉन्च तो किया है, उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही है, उन्हें युवा सुन भी रहा है, लेकिन शायद वोट में वो तब्दील नहीं हो रहा। और माना जा सकता है कि एक बड़ी वजह रही होगी क्योंकि मायावती ने इसी वजह से उन्हें विड्रॉ किया। तो मायावती के लिए, बसपा के लिए रोड अहेड क्या है, आगे वो क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो किसी गठबंधन का हिस्सा होंगी, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। लगातार 2 चुनाव अकेले लड़कर उन्होंने देख लिया है कि अब अकेले लड़ने से उनकी शक्ति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। और अगर बीजेपी का टैग फिर लगा तो पता नहीं आगे कौन सा वोट उनके साथ रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने मुस्लिम वोटरों पर ठीकरा फोड़ा है, ये आगे के एक गठबंधन का संकेत जरूर देता है, क्योंकि यही वो एक वोट वर्ग है जिसकी वजह से बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने करने से परहेज किया है। तो क्या आज के इस प्रेस रिलीज में भविष्य के संकेत छिपे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मायावती के लिए यह चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।